देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 82 में है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर दिस। यानी कि एक पॉइंट है, आप इसको पॉइंट ही मान लो, -1, -5 और -10। आपको इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है कहाँ से, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन दिस। देखो ध्यान से समझना ये क्वेश्चन, इसमें नई बात क्या है, आपको इस पी पॉइंट की मान लो डिस्टेंस निकालनी है कहाँ से, एक पॉइंट से। वो पॉइंट क्या है, वो इस लाइन और इस प्लेन का बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यानी कि आज हम नई बात क्या सीखेंगे कि एक लाइन और एक प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। यानी कि ऐसे है, देखो ये है एक प्लेन, इस प्लेन की इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, और एक लाइन है जो इससे पास होती है, मान लो इससे कहीं पास होती है, तो आपको इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, ये तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ डायग्राम में, आप समझ गए ना। जैसे आप अपनी नोटबुक का एक पेज ले लो और उसके अंदर से एक पेन क्रॉस करवा दो उसके बिल्कुल बीच में से, तो जिस पॉइंट से वो पेन पास होता है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। जैसे मान लो ये पॉइंट हो गया आपका, ये लाइन क्या है आपकी, x माइनस 2/3 और y प्लस 1/4 और z माइनस 2/12। तो अब आपको है ना ये भी निकालना आ जाएगा कि एक लाइन और पॉइंट का प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है। आप इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट मान लो, मैंने कल बताया था ना, लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर आपको अज्यूम करना हो तो क्या करेंगे, इसको लैम्डा मान लेते हैं, इसको लैम्डा मान लो, और ये पॉइंट है मान लो m, तो इसके कोऑर्डिनेट बोलो क्या हो जाएंगे, 3 लैम्डा प्लस में 2, 4 लैम्डा माइनस 1 और 12 लैम्डा प्लस में 2, ये आ गया। अच्छा ये पॉइंट है तो फिर ये प्लेन के ऊपर भी लाई करता है। मैं क्या बोलता हूँ, m लाइज ऑन प्लेन आल्सो। लाइन के ऊपर आप कोई पॉइंट मान लो और प्लेन की इक्वेशन में उसको सेटिस्फाई करवा दो, वहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, लैम्डा बोलो क्या आएगा, x का मतलब 3 लैम्डा प्लस में 2 माइनस वाई यानी कि माइनस ऑफ 4 लैम्डा माइनस 1 और प्लस जेड यानी कि 12 लैम्डा प्लस में 2 इक्वल टू कितना है बच्चों, 5 है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करके और देखो लैम्डा कितना आएगा आपका, 0 आ जाएगा। सोल्व आप कर लेना, लैम्डा 0 आ गया, तो फिर m पॉइंट आपका जो हो गया, इसके अंदर लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे 0, तो कितना आ जाएगा, ये 2 और लैम्डा को 0 रखेगा -1 और ये कितना आ गया आपका 2। अब सिर्फ आपको एक काम करना है कि इस p पॉइंट की डिस्टेंस इस m पॉइंट से निकालनी है, और वो आप डिस्टेंस फार्मूला से बहुत आसानी से निकाल ही सकते हो। pm निकाल लेना, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 13 आएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। तो नई बात आपने क्या सीखी इस क्वेश्चन से कि एक लाइन और एक प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। कैसे निकालोगे, लाइन के ऊपर कोई जनरल पॉइंट मान लो और उसको प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा दो, वहां से लैम्डा आ जाएगा, बस क्वेश्चन खत्म फिर तो। अब ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन मीट्स दिस प्लेन। मतलब अब की बार सिर्फ लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, कोई डिस्टेंस वगैरह नहीं निकालनी। ठीक है, सेम क्वेश्चन है वही। आप क्या करोगे, जो ये लाइन है ना, x प्लस 1/2, y प्लस 2/3 और z प्लस 3/4 इक्वल टू, इसको क्या मान लो आप, लैम्डा मान लो। इसके ऊपर मैं एक पॉइंट निकालना चाहता हूँ। ठीक है, वही m पॉइंट बोलो क्या होता है, x प्लस 1/2 को लैम्डा से इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा। x कितना आएगा, 2 लैम्डा माइनस 1, ऐसे ही y आएगा 3 लैम्डा माइनस 2 और ये आएगा 4 लैम्डा माइनस 3। ये हो गया। अच्छा ये पॉइंट किस पे लाई करेगा, प्लेन पे भी लाई करेगा, क्योंकि हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। तो प्लेन की इक्वेशन देखो, x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू 6। अब फटाफट कैसे करेंगे, x और y को ऐड ही तो करना है, मतलब इन दोनों को क्या करना है आपको, ऐड करना है, तो डायरेक्ट ही ऐड करो ना। 3 प्लस 2 लैम्डा तो कितना हो गया बच्चों, 5 लैम्डा हो गया। फिर बार बार लिखने से अच्छा है डायरेक्ट ही ऐड कर दो, और -1 -2 कितना होता है, -3। फिर z को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो 16 लैम्डा माइनस के 12 इक्वल टू क्या है, 6 है। तो यहाँ से आपका लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा कितना आ गया बच्चों, यहाँ से आपका 1। अगर लैम्डा 1 आ गया तो m पॉइंट बोलो कितना आ गया आपका, लैम्डा को इसमें 1 पुट करोगे तो कितना आ गई, 1,1,1। आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 84 देखो, इसमें क्या बोलता है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड प्लेन दिस। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस फर्क क्या आ गया, अब की बार आपको लाइन की और प्लेन की इक्वेशन किस में गिवन है बच्चों, कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। ठीक है, पहले आप सॉरी वेक्टर फॉर्म में गिवन है, पहले आप आसान बनाने के लिए इसको क्या चेंज कर लो, कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लो। मैंने आपको सिखा रखा है कि लाइन की इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। ये क्या होता है, लाइन का ए वेक्टर होता है ना, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो ये तो होता है इसका डायरेक्शन वेक्टर, और ये होता है बच्चों पॉइंट, जिस पॉइंट से लाइन क्या होती है, पास। तो हम क्या लिखते हैं, x माइनस x1
y माइनस y1 z माइनस z1। क्या माइनस करोगे? ये वाला पॉइंट। 2 -4 है तो ये क्या हो जाएगा +4, और +2 है तो ये क्या हो जाएगा -2। नीचे डायरेक्शन रेशो 3 4 2, 3 4 और 2। ये बच्चों किसकी इक्वेशन आ गई? लाइन की इक्वेशन आ गई। और इसको हम क्या मान लेते हैं? लैम्डा के इक्वल। पॉइंट बोलो, m पॉइंट क्या आएगा? 3 लैम्डा + 2, 4 लैम्डा -4 और 2 लैम्डा +2। ये आ गया। अच्छा, इस प्लेन की इक्वेशन को लिखे। ये तो बिल्कुल आसान होता है। ये क्या आ जाएगा आपका? x माइनस के 2y प्लस z इक्वल टू 0। ये आ गया प्लेन की इक्वेशन। इस पॉइंट को बच्चों इस प्लेन की इक्वेशन में क्या कर दो? पुट कर दो। इस पॉइंट को प्लेन में पुट करोगे, x है। x कितना बताओ? 3 लैम्डा प्लस में 2। ये आ गया आपका 3 लैम्डा प्लस में 2। और अपना क्या है? माइनस के 2 इंटू वाई। माइनस के 2y आपका क्या आएगा? y देखो 4 लैम्डा माइनस के 4 और प्लस z कितना है? 2 लैम्डा प्लस 2। इसको क्या पुट कर दो? 0 और सोल्व कर लो। लैम्डा कितना आ जाएगा बच्चों? 4 आ गया। लैम्डा 4 आ गया। m पॉइंट आपको पता लगी गया, m पॉइंट ये आ जाएगा। ये m आ गया। ये पॉइंट मान लो क्या है? p है। तो p और m के बीच की आपको क्या निकालनी है? सिर्फ डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस आप सोल्व करोगे तो कितनी आ जाएगी आपकी? 13 आएगी। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूले वगैरह अब आपको सब कुछ खुद करने हैं अप्लाई। सेम क्वेश्चन है, देखो अब ये 3-4 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये 3D के अंदर। इसमें क्या बोलता है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन। अगर ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही होता कि इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालो बच्चों, कहाँ से? इस प्लेन से। तो बताओ, आपको मैंने कल सिखाया है कि एक पॉइंट की डिस्टेंस एक प्लेन से कैसे निकालते हैं। बहुत आसान होता है फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में अगली लाइन पढ़ो, क्या कहता है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम द प्लेन दिस मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन। यानी कि आपको देखो, जब भी हम एक पॉइंट की डिस्टेंस की बात करते हैं प्लेन से, तो वो डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है रियल। ये है एक प्लेन। प्लेन की इक्वेशन है 3x + 2y + 2z + 5 = 0। ये क्या होगी बच्चों? प्लेन की इक्वेशन। ऊपर कोई पॉइंट ले लो आप P, ऊपर आप कोई पॉइंट ले लो 2, 3, 4। तो जब आपसे ये कहा जाता है ना कि इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालो इस प्लेन से, तो आपको क्या कहा जाता है? इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। समझ रहे हो आप मेरी बात? क्या निकालते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। बट यहाँ पे क्या कहा गया है कि इस पॉइंट की डिस्टेंस तो निकालनी है प्लेन से, बट मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन दिस। मतलब कि ये पॉइंट इस प्लेन को कहाँ जाके मीट करेगा? एक लाइन के थ्रू मीट करेगा। और वो लाइन कैसी होगी? वो इस लाइन के पैरेलल होगी। जो ये दूसरी लाइन आपको दे रखी है ना, मैं इस लाइन की इक्वेशन लिख रहा हूँ जो दे रखी है। जो पॉइंट P से लाइन पास होगी ना बच्चों, वो लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। इसका नाम दे देता हूँ मैं AB और इसका नाम दे देता हूँ मैं PM। यानी कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट से पास होने वाली ऐसी लाइन जो AB के पैरेलल हो, वो लाइन इस प्लेन को जिस पॉइंट पे जाके मीट करेगी ना M पे, उस M और एक P के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अब आप समझ गए डायग्राम से क्या कहना चाहता हूँ मैं? यानी अब की बार आपको P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करना, बल्कि P पॉइंट से ड्रॉ तो एक लाइन ही करनी है, बट वो लाइन परपेंडिकुलर नहीं होगी। वो लाइन कैसी होगी? इस AB लाइन के पैरेलल होगी। बस इतनी सी बात मैं कह रहा हूँ आपको, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, अगर आपको इस लाइन की इक्वेशन पता लग जाए P से लेके M की, तब तो आप क्या मान लोगे? लाइन के ऊपर एक पॉइंट मान लोगे, और फिर वो पॉइंट कहाँ पे लाई करता है? प्लेन के अंदर लाई करता है। फिर वही प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा के आप आंसर निकाल दोगे ना। तो अब एक ही बात है कि इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकाले? किसकी? PM की। अपना मेन टारगेट जो है इस क्वेश्चन में वो क्या है? टू फाइंड इक्वेशन ऑफ PM। मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ, अपने दिमाग में ऐसे सोचो। PM की इक्वेशन निकलने के बाद हम इस PM के ऊपर एक पॉइंट मान लेंगे और जिसको क्या बोल देंगे? M। और फिर M इस प्लेन में लाई करेगा, तो उसको सेटिस्फाई करवा के लैम्डा निकाल देंगे। M आ जाएगा। M और P के बीच की डिस्टेंस निकालनी है अपने को, वो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया, R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। A वेक्टर तो होता है बच्चों क्या? पॉइंट जहाँ से वो लाइन पास होती है। क्वेश्चन में दे रखा है अपने को A वेक्टर, तो क्वेश्चन में दे रखा है 2, 3, 4। बट मेरे पास है ना डायरेक्शन वेक्टर नहीं है। क्या नहीं है? डायरेक्शन वेक्टर। आप बताओ, जो इसके डायरेक्शन रेशियो है वही डायरेक्शन रेशियो इसके होंगे ना? क्यों? क्योंकि लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। तो बच्चों ये 3, 6 और 2 जो है ना,
यही डायरेक्शन रेशियो यूज कर लो आप इस लाइन के लिए, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो अब बोलो इक्वेशन ऑफ पीएम क्या आ गई, x माइनस एक्स वन बाय, इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे ना 3, 6 और 2, ऊपर y माइनस 3 और z माइनस 4। अब आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब इसको क्या मानते हैं हम, फिर वही लैम्डा मानते हैं। लैम्डा मानोगे तो m पॉइंट कितना आ जाएगा बच्चों, 3 लैम्डा प्लस में 2, 6 लैम्डा प्लस में 3 और 2 लैम्डा प्लस में 4। ये m पॉइंट किस पे लाई करता है, प्लेन पर। ये प्लेन में लाई करता है, तो इसका मतलब प्लेन की इक्वेशन में ये यहाँ पुट करके सेटिस्फाई करवा दोगे आराम से। सेटिस्फाई करवाओगे तो किसकी वैल्यू आएगी, लैम्डा की। मैं वो सोल्व करके आपको नहीं दिखा रहा, लैम्डा कितना आ जाएगा बच्चों, बाद में -1 आ जाएगा, ठीक है। लैम्डा -1 आ गया, m कितना आएगा आपका, m पॉइंट लिख लो -1, -3 और 2, m आ गया। आपको निकालनी क्या है, p से लेके m, सोल्व करोगे आंसर कितना आ जाएगा 7। प्रोसेस जानना जरूरी होता है। देखो आपको अब की बार p से परपेंडिकुलर नहीं डालना, बल्कि एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इस ए बी के पैरेलल हो, बस इतनी सी बात है। तो मैं कहता हूँ इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालो, पीएम की। पॉइंट तो है, डायरेक्शन रेशियो इसके यूज कर लो, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। लाइन की इक्वेशन आ गई तो इसके ऊपर एक पॉइंट आ जाएगा। मैं कहता हूँ वो पॉइंट एम है मान लो, तो फिर ये एम पॉइंट प्लेन में भी लाई करता है, वहाँ से लैम्डा आ जाएगा, फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से पीएम की डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। अपने दिमाग में ऐसे सोचा करो क्वेश्चन को कि हमें स्टेप क्या क्या फॉलो करने हैं। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, देखो अब 2-3 क्वेश्चन आएंगे इसी टाइप के। आपको निकालनी क्या है, डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट की। आपको हर क्वेश्चन में डिस्टेंस ही निकालनी है एक पॉइंट की, एक प्लेन से, बट वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, जो इस लाइन के पैरेलल होके लाइन जाएगी उसके अलोंग। जैसे मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको ये क्वेश्चन। ये प्लेन है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। ये पॉइंट है बच्चों आपका, मान लो p 1, -2 और 3। आपको इस P से पास होने वाली ऐसी लाइन जो इस लाइन के क्या हो, पैरेलल हो, ये वाली। मैं लिख देता हूँ एक बार और, z प्लस 1 बाय -6। अब आपको है ना P से परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ करना, बल्कि एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है P से जो पास होके जाए, जो इस वाली लाइन के क्या हो बच्चों, परपेंडिकुलर हो, इस AB के क्या हो, सॉरी पैरेलल हो। ये पॉइंट आ जाएगा आपका M। तो आप मेरे को बताओ इक्वेशन ऑफ PM कैसे लिखते हैं। पॉइंट तो ये रहा, x -1, y माइनस हो जाएगा प्लस, और z -3, और डायरेक्शन रेशियो ये 2, 3, -6। डायरेक्शन रेशियो बच्चों ये यूज कर लो, इक्वेशन आ गई। इसको क्या करते थे हम, लैम्डा मानते थे, तो फिर m पॉइंट अपना क्या आ जाएगा बोलो, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा -2, माइनस के 6 लैम्डा प्लस में 3। इस m पॉइंट को आप यहाँ सेटिस्फाई करवा दोगे, इस प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कराओगे, क्या आ जाएगा, लैम्डा। लैम्डा आ गया तो m आ जाएगा, m आ गया तो pm आ जाएगी, ठीक है। मैंने प्रोसेस फिर से एक बार बता दिया आपको, अब आपको सोल्व करना है बस। क्वेश्चन नंबर 87 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट तरीका सारा वही रहेगा अपना। आपको क्या कहता है, इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है इस प्लेन से, और मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन। बस अब की बार ये लाइन है ना सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दे रखी। देखो ये लाइन ऐसी है, मैं डायग्राम फिर से बना देता हूँ। बार बार डायग्राम बनाओगे ना, आपके दिमाग में बैठ जाएगा डायग्राम कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व होंगे। और आपके पास ये एक पॉइंट है, मान लो P है, इस P से आपने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है, P पॉइंट है 3, 4, 5, और ये वाली बच्चों लाइन है AB, और ये पॉइंट मान लेते हैं हम M। बार बार एक ही नाम दो पॉइंट को। अच्छा इसकी इक्वेशन क्या है, देखो 2x है, मैं कहता हूँ ऊपर कोफिशिएंट x का 1 होना चाहिए। तो बताओ ऐसे लिख दूँ क्या, ये y है, y को लिख दें y/1, z को लिख दें z/1। तो बस इक्वेशन ऑफ पीएम बोल दो, इक्वेशन ऑफ पीएम इज क्या आ जाएगी इक्वेशन आपकी, ये पॉइंट तो ये रहा 3, 4, 5, और डायरेक्शन रेशो कौन से, ये रे 1/2, 1 और 1, और इसको क्या मान लो बच्चों, लैम्डा मान लो। तो बोलो m जो पॉइंट है अपना वो कितना आएगा, 1/2 लैम्डा प्लस 3 आ जाएगा, लैम्डा प्लस 4 आ जाएगा, और लैम्डा प्लस में 5 आ जाएगा। अब ये m पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, प्लेन के अंदर, तो इसको सेटिस्फाई करवा दो। इसको बच्चों सेटिस्फाई कराओगे, तीनों को ऐड करके 2 रख दो, है ना। तीनों को ऐड करके कोऑर्डिनेट्स को 2 के इक्वल रख दो, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड कितना है, 2 है। तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा कितना आएगा बच्चों, -4। लैम्डा आ गया तो m भी आ गया। m कितना आएगा, इस ये जो m पॉइंट आपने ऊपर निकाल रखा है ना, इसमें सिर्फ लैम्डा को रिप्लेस कर दो, किससे, -4 से। तो ये आ जाएगा आपका 1, 0 और 1। तो आपको निकालनी है pm।
पी पॉइंट भी आपके पास है 3 4 5, एम पॉइंट भी आपके पास है 1 0 1, तो ये पी एम डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूला से कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन लगातार मैंने करवा दिए एक जैसे। अब ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा उससे अलग है बट डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा। इस क्वेश्चन में बोलता है कि अब की बार इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालो इस लाइन से। बच्चों क्या कहता है, इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालो इस लाइन से। देखो डायग्राम बनाओ आप, ये नीचे बनाओ लाइन। आप डायग्राम बनाओगे ना, आपको क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा और इसका प्रोसेस भी समझ आ जाएगा कि इसको सोल्व कैसे करना है और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, आपको ये सब भी आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, ये लाइन है। अच्छा लाइन है तो मैं कहता हूँ एक पॉइंट तो है ना लाइन पे मान ही लिया करो आप। इसको क्या मान लो, लैम्डा के इक्वल मान के, और बताओ एक्स की वैल्यू क्या आएगी 3 लैम्डा प्लस में 2, वाई की वैल्यू ध्यान देना, ये 4 उधर मल्टीप्लाई होगा तो 4 लैम्डा, 3 माइनस होगा फिर ये तो 2y की वैल्यू आएगी ना, तो नीचे क्या आएगा बच्चों 2 भी आएगा। ठीक है, ये मिस्टेक हो सकती है, ध्यान रखना। 5 लैम्डा माइनस 4 और ये तो 3z की वैल्यू आएगी तो क्या आएगा 3। ये पॉइंट आ गया आपका इस पे। तो अब की बार आपको इस P पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। देखो इस P पॉइंट को ऊपर बनाओ, -2 3 और -4, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं। कैसे, मेजर्ड पैरेलल टू दी प्लेन दिस, यानी कि अब की बार जो P से पास होके जो लाइन गुजरेगी ना, मान लो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन जो है ना बच्चों, इस प्लेन के अब की बार क्या है, ये प्लेन है। पिछली बार लाइन के पैरेलल थी ना, अब की बार क्या है बच्चों, ये इस प्लेन के पैरेलल है। ये वाला प्लेन क्या है आपका 4x प्लस 12y माइनस 3z प्लस 1 इक्वल टू 0। अब सारी कहानी आती है कि लैम्डा की वैल्यू कैसे निकाले, क्योंकि अगर लैम्डा ही निकल गया तो ये m पॉइंट निकल जाएगा और m पॉइंट निकल गया तो pm निकल जाएगी। लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालोगे, अब आपको ये बताना है। आप ये बताओ, अगर ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है, ये क्या है बच्चों आपस में पैरेलल है, ये क्या है पैरेलल है। ठीक है, जब लाइन और प्लेन पैरेलल होते हैं तो ये बताओ प्लेन का जो डायरेक्शन वेक्टर होता है, जो सॉरी नॉर्मल वेक्टर होता है, ये n वेक्टर होता है ना, प्लेन का क्या होता है बच्चों, ये नॉर्मल वेक्टर होता है। तो ये नॉर्मल वेक्टर क्या इस लाइन के भी नॉर्मल नहीं होगा, मतलब कि दो चीजें मान लो पैरेलल है, ये दो लाइन क्या है बच्चों पैरेलल है। ठीक है, अब मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूँ जो नीचे वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, तो क्या ये ऊपर वाली लाइन के भी परपेंडिकुलर होगी क्या, बिल्कुल होगी। क्यों, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल होते हैं। कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये लाइन और ये प्लेन पैरेलल है और ये n वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो ये n वेक्टर इसके भी तो परपेंडिकुलर होगा। सिर्फ इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक लाइन और एक प्लेन आपस में परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर होता है यानी कि b वेक्टर और प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होता है यानी कि n वेक्टर, वो दोनों आपस में क्या होते हैं बच्चों परपेंडिकुलर होते हैं, यानी उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है 0। तो बस अब मेरे को निकालने हैं क्या n वेक्टर। n वेक्टर क्या होता है बच्चों, नॉर्मल वेक्टर होता है किसका, प्लेन का। प्लेन का नॉर्मल वेक्टर बोलो क्या होता है 4 12 और -3, 4 12 और -3। अब मैं निकाल रहा हूँ क्या बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या होता है बच्चों, डायरेक्शन वेक्टर होता है लाइन का, लाइन पीएम। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, यानी कि x प्लस 2/3 में से क्या माइनस करोगे, सॉरी x प्लस 2 नहीं, मैंने पॉइंट निकाल रखा है ना नीचे, m के कोऑर्डिनेट ये निकाल रखे हैं ना, 3 लैम्डा प्लस 2 में से ये माइनस करोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर 4 लैम्डा -3/2 में से माइनस करोगे 3 को, फिर 5 लैम्डा -4/3 में से -4 माइनस करोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। बच्चों बस इनकी डॉट प्रोडक्ट को आप 0 पुट कर दो, p वेक्टर की और n वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट को क्या है 0 पुट कर दो, आपको निकालनी आती है डॉट प्रोडक्ट। 4 की मल्टीप्लाई करोगे 3 लैम्डा प्लस 4 से, फिर 12 की मल्टीप्लाई करोगे आप इससे, ये क्या है पूरा देखो एलसीएम लेके 4 लैम्डा -3 -6/2, और फिर -3 की मल्टीप्लाई करोगे इससे, मैं एलसीएम ले रहा हूँ 5 लैम्डा -4 और प्लस में कितना हो जाएगा 12 और डिवाइड में कितना हो जाएगा बच्चों 3, इक्वल टू क्या रख दो इसको 0। अब बिल्कुल आसानी से आप सोल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लो। लैम्डा कितना आएगा आपका 2, लैम्डा 2 आ गया तो फिर m आ जाएगा, m कितना आ जाएगा बच्चों 4 5/2 और 2, और फिर क्या निकाल लो pm निकाल लो, ये रहा p पॉइंट ये रहा m पॉइंट, डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल लो इन दोनों के बीच की 17/2 आएगी। ठीक है,
तो मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए कि लाइन जो है ना प्लेन के पैरेलल हो तब कैसे अप्रोच रखनी है, और लाइन लाइन के पैरेलल हो तब कैसे अप्रोच रखनी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 89, इसमें ये बोलता है द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन, मतलब कि एक लाइन और एक प्लेन के बीच की आपको क्या निकालनी है बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो एक लाइन और एक प्लेन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ये हो गया मान लो प्लेन। अच्छा, इस प्लेन को हम थोड़ी सी अच्छे फॉर्म में लिख दें क्या, ये जो प्लेन आपको दे रखा है ना इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख लो, 2x प्लस वाई और माइनस के 3z इक्वल टू क्या आ गया 5, ये आ गया। और ये है बच्चों लाइन। अच्छा, इस लाइन के ऊपर पॉइंट कौन सा है बताओगे मेरे को, ये लाइन कैसी होती है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ये होती है ना। तो इस लाइन के ऊपर पॉइंट कौन सा होता है, 1 1 और 2। देखो कभी भी आप ये कॉन्सेप्ट नोट कर लो, डिस्टेंस बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन, अगर कभी पेपर में आपका लाइन और प्लेन के बीच में डिस्टेंस निकालनी आ जाए ना, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑन द लाइन, यानी कि लाइन के ऊपर जो पॉइंट लाई कर रहा है वो, और प्लेन, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो किसकी, जो पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है ये वाला, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो इस प्लेन से, बस यही क्या कहलाएगी, इस लाइन की इस प्लेन से डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है, तो क्या करोगे, वैसे लाइन की डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, लाइन के ऊपर लाई करने वाले किसी पॉइंट की डिस्टेंस निकाल दो, वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस प्लेन से। तो डी निकालने का आपको तरीका पता ही है, बोलो। पॉइंट पुट करोगे 2 प्लस 1 और माइनस के 6 माइनस के 5, इधर आके -5 हो जाएगा ना, ये मोड लगा दो, डिवाइड बाय क्या करोगे बोलो, 4 प्लस 1 और प्लस में 9, तो कितना आ गया अपना माइनस के 3 माइनस का 8 यानी कि 8 बाय रूट 14 आंसर आ जाएगा। तो आप बताओ पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी हो किससे, लाइन से, सॉरी लाइन की डिस्टेंस निकालनी हो प्लेन से, क्या करोगे, लाइन के ऊपर जो पॉइंट लाई करता है ना उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो प्लेन से, आंसर आ जाएगा आपका। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं आपको, सेम यही क्वेश्चन है कि आपको जो है ना इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है इस प्लेन से। तो बताओ लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो कौन सा है, ये वाला 2 -2 और 3, और मैं कहता हूँ इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो बच्चों इस प्लेन से। ठीक है, इस प्लेन से, प्लेन क्या है, x प्लस 5y प्लस जेड इक्वल टू 5 या -5 इक्वल टू 0। तो डी बताओ कैसे निकालेंगे, x यानी कि 2 प्लस 5 इंटू वाई प्लस जेड यानी कि 3 और -5 और मोड लगा दो, और नीचे कितना आएगा बोलो, नीचे आएगा 1 प्लस 25 प्लस में 1, ऊपर कितना आ गया 2 और 3 5, 5 से 5 कट गया -10, तो ये +10 हो जाएगा, बाहर आके क्या हो जाएगा √27, 10 बाय √27, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये दो क्वेश्चन में आपको ये पता लग गया कि लाइन और प्लेन के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम पहले सीख चुके हैं, तो पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक प्लेन ऊपर है एक प्लेन नीचे, दोनों कैसे होते हैं बच्चों, पैरेलल, इनके बीच की डिस्टेंस, जैसे दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालते थे ना, वैसा ही सेम आपको दो पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस निकालना मैंने सिखाया है। ठीक है, अच्छा अब इसमें ध्यान क्या रखोगे, बस अगर वो चीज़ ध्यान नहीं रखोगे ना तो गलती 100% होएगी। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि दोनों प्लेन की इक्वेशंस में एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चों, इक्वल। दूसरी बात क्या ध्यान रखोगे, ये बात कई बच्चों को ध्यान नहीं रहती, जो कांस्टेंट टर्म है ना वो एक ही तरफ होनी चाहिए, या तो दोनों राइट हैंड साइड में या दोनों लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि हम क्या लेते हैं उन कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस लेते हैं। अगर आप कहोगे सर ये 8 है और ये 5 है, दोनों का डिफरेंस कितना है 3, बट वो तो गलत है, क्योंकि ये 5 उधर आके तो -5 होएगा ना, और ये कितना है 8, तो 8 और -5 का गैप कितना होता है बच्चों, 13 होता है, ध्यान रखना। ठीक है, और फिर इसके कोफिशिएंट सेम बनाओ, ये 4 है ये 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर लो, मैं आपको ये बोल रहा हूँ बस। ठीक है, अब डिस्टेंस लगा दो, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस बताओ, एक 16 है एक -5 है, इनका दोनों का गैप कितना होता है 21 होता है ना। नीचे क्या करोगे बताओ, √4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस इस 4 का स्क्वायर, तो ऊपर आ गया बच्चों 21, नीचे आ गया कितना 6, 3 पे काट दो, 3 2 जा 3 7 जा 7/2 आंसर आ गया। क्वेश्चन आसान था, बट जो बातें मैंने आपको बताई है ना उन पे ध्यान रखना है आपको। ठीक है,
अब देखो अपना क्वेश्चन नंबर 92। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, द लाइन्स आर कोप्लेनर। कोप्लेनर लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। कोप्लेनर लाइन्स, कोप्लेनर लाइन्स का मतलब क्या होता है, जो लाइन एक ही प्लेन में लाई करती है। द लाइन्स विच लाई इन द सेम प्लेन। जैसे आपके कमरे का जो फर्श है ना, उसके ऊपर आप दो पेन रख दो, ठीक है, या दो लाइनें लगा दो, वो लाइन क्या है, कोप्लेनर है। कैसी है बच्चों, कोप्लेनर है। अच्छा, एक हमने पढ़ी थी कल स्क्यू लाइन। स्क्यू लाइन क्या होती है, जो एक ही प्लेन में लाई नहीं करती, ना तो वो पैरेलल होती ना इंटरसेक्टिंग होती, मतलब कि वो अलग अलग प्लेन के अंदर लाई करती है। अगर लाइन कोप्लेनर है, देखो आप अपने फर्श के ऊपर ये दो लाइनें ड्रॉ कर दो, या तो ये पैरेलल होगी, या तो बच्चों ये लाइन कैसी होगी जो आपने ड्रॉ की है, पैरेलल होगी, या क्या होगी पता है, ये इंटरसेक्टिंग होगी। या तो क्या होगी, पैरेलल, और या फिर क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। आप मुझे बता सकते हो कि चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस 0 है ना। इन दोनों लाइन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या है बच्चों, इस पॉइंट पे है ना। आप इस पॉइंट पे खड़े हो तो आप दोनों ही लाइनों के ऊपर खड़े हो, क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन का क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जब भी लाइन कोप्लेनर होती है ना, कोप्लेनर लाइन का एक ही मतलब समझ लो आप, कि दोनों लाइन की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, 0, या इसको बोलते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दो लाइन के बीच की बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, 0। और बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। बोलो, ये बताया था मैंने आपको। ये क्या हो जाएगी फिर आपकी, 0 हो जाएगी। अच्छा, ये 0 है तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, मतलब कि A2 माइनस A1 डॉट P1 क्रॉस P2, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 0। अच्छा, ये 0 होने का मतलब क्या है, देखो ये मैंने आपको बताया था कल भी कि ये एक वेक्टर है, मान लो A वेक्टर है, ठीक है, पूरा इसको आप P वेक्टर मान लो, इसको Q वेक्टर मान लो, इसको R वेक्टर मान लो। तो P डॉट Q क्रॉस R क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ना, पी क्यू आर की। तो यानी कि A2 माइनस A1 जो वेक्टर है, फिर B1 जो वेक्टर है, फिर B2 जो वेक्टर है, उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बच्चों क्या होनी चाहिए, 0। तो लास्ट में आपको ये वाला रिजल्ट याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोप्लेनर लाइन, कोप्लेनर लाइन जब भी आपको दिखाई देना और कोई ना कोई कांस्टेंट की वैल्यू पूछेगा, तो बस इन तीन वेक्टर की एसटीपी निकाल के 0 पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। मैं दो क्वेश्चन आपको समझाता हूँ ये सारा, बस आपको ये रिजल्ट याद रखना, मैंने प्रूव करके दिखा दिया आपको। कहता है ये लाइन कोप्लेनर है कब, जब के की वैल्यू मतलब क्या होगी। तो बताओ यहाँ पे पहले तो मेरे को आप ये बता दो कि A1 वेक्टर कितना है और A2 वेक्टर कितना है। A1 A2 क्या होते हैं, वे पॉइंट के पोजीशन वेक्टर होते हैं जहां से ये लाइनें पास होती है। तो बताओ कहाँ से पास हो रही है, 2 3 4, प्लस माइनस के साइन का बस ध्यान रखना है, ठीक है ना, 2 3 और 4। A2 वेक्टर बोलो 1 4 5। मैं ये 1 4 5 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये सारे साइन बीच में माइनस है, अगर कोई प्लस होता ना तो फिर मैं साइन चेंज कर देता, ठीक है। फिर बोलो B1 वेक्टर, B1 क्या होता है, डायरेक्शन वेक्टर पहली लाइन का, 1 1 माइनस के, कितना है 1 1 और माइनस के। फिर बच्चों B2 वेक्टर, B2 वेक्टर देख लो K2 1, क्या है K2 और 1। लेकिन ये A1 A2 B1 B2 लिखने से पहले आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि ऊपर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए। अगर 1 नहीं है तो फिर पहले उसको 1 बनाएंगे, उसके बाद ये सब कुछ लिखेंगे, ठीक है। अब क्या निकालो आप, A2 माइनस A1, आप बिल्कुल आसानी से निकाल ही सकते हो, इसमें से ये माइनस करोगे ना, A2 माइनस A1 आप निकालोगे तो देखो आपका कितना आएगा, A2 माइनस A1, ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा 1, और 5 में से 4 माइनस करोगे 1, ये आ गया। अच्छा, B1 दे रखा है, B2 दे रखा है, अब आप क्या कर दो, सिर्फ इनकी बॉक्स प्रोडक्ट को 0 पुट कर दो। और बॉक्स प्रोडक्ट कैसे निकालते हो बच्चों, डिटरमिनेंट मेथड से। पहले A2 माइनस A1 के कोऑर्डिनेट्स लिखो, देखो -1 1 और 1, फिर इसके लिखो 1 1 और माइनस के, फिर इसको लिखो K2 और 1, इसको क्या रख दो, 0। डिटरमिनेंट को आपको आसानी से सोल्व करना आता ही है। सोल्व करोगे तो लास्ट में बच्चों में कैलकुलेशन लिख देता हूँ, के स्क्वायर प्लस के क्या आ जाएगा आपका, 0 आएगा, ठीक है। के कॉमन ले लो, तो के की दो वैल्यू आ गई, एक 0 आ गई, एक क्या आ गई, -1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है देखो यही,
कि ये दो लाइन क्या है आपकी कोप्लेनर है, तो आपको लैम्डा बताना है। तो मैं लिख देता हूँ A1 वेक्टर क्या है बता दो। A1 वेक्टर ये पॉइंट है, देखो ये वाला पॉइंट, लेकिन ध्यान रखो ये 1 है, ये -1 है और ये 0 है ना, z-0। A2 वेक्टर बोलो। A2 वेक्टर ये वाला पॉइंट -2, साइन चेंज करना मत भूलना, और ये कितना है आपका 2। तो आप A2 - A1 भी निकाल लो, अब तो निकाल ही लोगे। A2 - A1 आपका आ जाएगा -3, 2 और 2। अच्छा ये क्या है आपका बच्चों, B1 वेक्टर है, ये रहा 2 3 -1, डायरेक्शन रेशियो पहली लाइन के। और B2 वेक्टर क्या है बच्चों, ये 1 लैम्डा और 2। आपको सिर्फ क्या पुट करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, A2 - A1 फिर B1 वेक्टर फिर B2 वेक्टर, इसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को बच्चों 0 पुट कर दो, यानी कि -3 2 और 2, फिर 2 3 -1 और 1 लैम्डा 2, इसको क्या पुट करोगे 0। लास्ट में सिंप्लीफाई करोगे, लैम्डा कितना आ जाएगा 34। लीनियर इक्वेशन बनेगी, सोल्व आप कर ही सकते हो। लैम्डा कितना आएगा बच्चों 34 आ जाएगा, ठीक है, समझ गए आप। तो दो लाइन कोप्लेनर गिवन हो तो आपका ये कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करता है, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड प्लेन। बच्चों ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, मैंने आपको लाइन और प्लेन के बीच में एंगल का फॉर्मूला बताया था ना, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, साइन थीटा लगाते हैं ना जब एक लाइन हो और एक क्या हो प्लेन, बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन लेंथ ऑफ बी वेक्टर लेंथ ऑफ एन वेक्टर। बोलो ये जो बी वेक्टर होता है, याद करो क्या होता था, डायरेक्शन वेक्टर होता था लाइन का। लाइन में तो किसकी इंपॉर्टेंस होती है बच्चों, डायरेक्शन वेक्टर की, और प्लेन में किसकी होती है, नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर की, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन। तो कितना है 2 1 -2, 2 1 -2, और एन वेक्टर बच्चों क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर होता है किसका, प्लेन का, नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन। वो कितना है ध्यान रखो, ये x प्लस वाई जेड की टर्म नहीं है इसमें, 0z प्लस में 4 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 1 और 0। बस आप इन दोनों के बीच में एंगल निकाल लो और साइन थीटा अप्लाई कर दो। डॉट प्रोडक्ट बोलो 2 + 1 + 0, नीचे इस वेक्टर की लेंथ 4 + 1 + 4 और इस वेक्टर की लेंथ 1 + 1 + 0, तो 3/3 इंटू √2, तो ये तो क्या आ गया 1/√2। और साइन थीटा अगर 1/√2 है तो थीटा कितना आ गया बच्चों आपका π/4, थीटा कितना आ जाएगा आपका π/4 आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें कहता है फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। डायरेक्शन रेशियो किसके निकालने हैं आपको, लाइन के, किस कौन सी लाइन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है बच्चों इन दोनों प्लेन की। आप समझोगे कि दो प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इसका क्या मतलब, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। आपके हाथ में आपकी नोटबुक है ना, आप उस नोटबुक को ओपन कर लो, मतलब आप अपनी नोटबुक के किन्हीं भी दो पेज को ओपन कर लो, वो आपको ऐसे दिखाई देंगे, देखो आप खुद फील करोगे, आपने जैसे ही अपनी नोटबुक को ओपन किया ना, तो ये नोटबुक आपकी ऐसे करके ओपन होगी, है ना, ऐसे ओपन कर लो। तो इनके बीच में जो ये लाइन है ना, ये वाली लाइन जो दिखाई दे रही है आपको, इनके बीच की जो लाइन है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ये मान लो प्लेन P1 है, ये प्लेन P2 है, यानी कि दोनों आपकी नोटबुक के पेज, और जो ये इनके बीच की लाइन है इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स P1 एंड P2। बस ये आपको पता होना चाहिए कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या होती है। फिर इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको इसका डायरेक्शन वेक्टर निकालना है, मान लो लाइन का, ठीक है। ये जो लाइन होती है ना बच्चों, ये जो लाइन है, ये इस प्लेन के ऊपर जो डायरेक्शन वेक्टर, ये जो नॉर्मल वेक्टर है कौन सा, एन वेक्टर या n1 बोल दो, इसके क्या है ये परपेंडिकुलर है। और ये लाइन इसका जो n वेक्टर होता है यानी कि n2 वेक्टर, इसके भी क्या होती है बच्चों, ये परपेंडिकुलर होती है। मतलब कि जो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आपको दिखाई दे रही है ना, ये जो लाइन है ना, ये प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होता है, प्लेन के ऊपर जो वेक्टर है, ठीक है। आप जैसे अपनी नोटबुक के पेज पे ना एक पेन खड़ा कर लो, ये पेन और ये लाइन आपस में क्या होती है बच्चों, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर। मतलब ये लाइन जो है ना, आप ऐसे लिख लो, ये लाइन परपेंडिकुलर है एन वेक्टर के भी, और ये लाइन परपेंडिकुलर है बच्चों किसके, n2 वेक्टर के भी। लाइन का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, लाइन को कहने का मतलब जो लाइन का डायरेक्शन वेक्टर होता है ना, बी वेक्टर, वो परपेंडिकुलर है बच्चों n1 के भी, और वो परपेंडिकुलर है आपका n2 के भी, वो आपका परपेंडिकुलर है किसके, n2 के भी। ये मतलब है।
अब आप बस मेरे को एक बात बता दो वेक्टर से, जब एक वेक्टर इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है तो वो वेक्टर कौन सा होता है? इनकी क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि पी वेक्टर जो होगा वो क्या होगा बच्चों? इनकी क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, यही आपको निकालना है कि बी वेक्टर इनकी क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो अब इसके अंदर बोलो n1 वेक्टर कितना हो गया, यानी पहले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कितना है? 1, फिर ये -1 और ये 1 जेड का कोफिशिएंट, और n2 वेक्टर कितना है बोलो? 1 -3 और -6। अब आपको क्या निकालना है बच्चों? डायरेक्शन वेक्टर, यानी कि b1 वेक्टर निकालना है। b वेक्टर इन दोनों की क्या निकाल दो आप? सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी आती है ना आपको? आई जे के कैप, 1 -1 1 1 -3 -6, बिल्कुल आसानी से आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हो। ये लास्ट में सोल्व करके आएगी आपकी 3i कैप प्लस जे कैप -2 के कैप, या इसको पॉइंट की फॉर्म में ऐसे लिख लो 3 1 और -2, ये आगे बिल्कुल आसान होता है। ठीक है, तो बस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आप अपने माइंड में इसकी इमेज याद कर लो, और उसके बाद कॉन्सेप्ट क्या है आपका कि ये लाइन इस प्लेन के जो दोनों नॉर्मल वेक्टर होते हैं ना, इधर वाले के और उधर वाले के, उनके क्या होती है? आपस में परपेंडिकुलर होती है। और एक वेक्टर बाकी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो वो वेक्टर कैसा होता है? उन दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट जो बच्चों हमारा आता है ना सिलेबस में, वो आता है स्फेयर। वो क्या आता है? स्फेयर। इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बिना सीखे अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ गया तो सोल्व होएगा नहीं, और सीखोगे पेपर में क्वेश्चन आएगा तो 100% सोल्व हो जाएगा, क्योंकि आसान है ये। जैसे आप ये मान लो 2D के अंदर जो काम सर्कल करता है ना, वैसे ही 3D में वही सेम काम स्फेयर करेगा। जैसे जो फुटबॉल होती है वो क्या है बच्चों? स्फेयर है, और जो बैंगल होती है वो क्या है? सर्कल है। बस इतनी मान लो आप। तो सर्कल की इक्वेशन कैसी होती थी स्टैंडर्ड फॉर्म में? बोलो x² + y² = r², जहाँ पे सेंटर क्या होता है बच्चों? 0 0, रेडियस क्या होती थी? r। स्फेयर की इक्वेशन क्या होगी पता है? x² + y² + z² = r²। 3D में है तो z हो जाएगा। इसका सेंटर कितना है? इसका सेंटर है बच्चों 0 0, और रेडियस कितनी है? r। इसकी रेडियस कितनी होगी? r। ये हो गया। अब सर्कल की मैंने आपको जनरल इक्वेशन बताई हुई है, मैं दोनों चीजें आपको रिवाइज करवाऊँ साथ साथ में। सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 होती है। ये सर्कल की इक्वेशन होती है, जिसका सेंटर कितना होता है बच्चों? -g, -f, और रेडियस कितनी होती थी? इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर करके ऐड कर दो, और प्लस है c तो क्या कर दो? माइनस का c, है ना? ये होती है। अब स्फेयर की बात करते हैं। अब आपको लगेगा कि इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस फर्क कहाँ पे आएगा वो मैं बता दूंगा आपको। x² + y² के साथ क्या है? z² भी आ जाएगा। बाकी ये सेम 2gx 2fy, अच्छा जेड की भी टर्म आएगी तो 2z, और fg, और एक क्या लगा दो? h लगा दो, प्लस में c = 0। इसका सेंटर क्या होता है बच्चों? जो x y z के कोफिशिएंट है ना, उनका हाफ करके नेगेटिव कर दो बस, है ना? यहाँ पे भी तो ऐसे ही किया था, -g -f और -k h। और रेडियस क्या होती है? वही तरीका, सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है उसको स्क्वायर करके ऐड कर दो, और c को क्या कर दो बच्चों? माइनस। ये होगी सर्कल और स्फेयर, दोनों की मैं साथ साथ बता रहा हूँ। फिर बताओ सर्कल की क्या होती है? एक डायमेट्रिक फॉर्म होती है। मैं पहले आपको स्फेयर के बारे में समझा देता हूँ। एक होती है डायमेट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक फॉर्म आपको पता है ना सर्कल की? जब डायमीटर के एंड पॉइंट गिवन होते थे, ऐसे ही स्फेयर के अंदर, ऐसे ही बच्चों स्फेयर में मैं डायग्राम बस ऐसे बना रहा हूँ। ये स्फेयर है जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखे हैं आपको, x1 y1 z1, और ये है x2 y2 z2। 3D में पढ़ रहे हैं हम। तो इस इक्वेशन की, इस स्फेयर की इक्वेशन क्या होगी? सर्कल में लिखते थे ना x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 = 0 रख देते थे। इसमें बस एक टर्म हो रहा है कि z - z1 इंटू z - z2 = 0। ये क्या आ गई बच्चों? स्फीयर की इक्वेशन आ गई, किसमें? डायमेट्रिक फॉर्म में। अब और देखो, अब आपको है ना जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके जो सिलेबस के अंदर है, वो ऐसा आएगा कि एक स्फेयर और एक प्लेन एंड ए प्लेन intersects when a sphere and a plane intersects
ए सर्कल इज फॉर्म्ड, ए सर्कल इज फॉर्म्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप एक स्फीयर को इंटरसेक्ट कराते हो एक प्लेन से, ये है एक, इसके ऊपर मान लो एक यहाँ से एक प्लेन होके गुजरेगा, इसके ऊपर से एक, मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा तब आपको दिमाग में इमेज ही बन जाएगी। जब आप इस स्फीयर को इस प्लेन से काटोगे तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है, जो टॉप सरफेस के ऊपर जो डायग्राम बनेगा ना बच्चों, वो किसका बनेगा, एक सर्कल का बनेगा, ऐसे ये। और आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप अपने हाथ में एक लेमन ले लो, एक नींबू ले लो और उसको नाइफ से कट कर दो। ये लेमन किसका काम कर रहा है, स्फीयर का, और नाइफ किसका काम करेगा बच्चों, प्लेन का। आप कट कर दो और ऊपर से देखो, जो ऊपर वाला जो सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, वो क्या है बताओ, सर्कल है, इलिप्स नहीं है। ये इलिप्स दिख रहा है लेकिन है क्या वो बच्चों, सर्कल है, समझ गए। तो आपको ये पूछे कि जब स्फीयर और प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो क्रॉस सेक्शन उसका क्या होगा, वो होगा बच्चों, क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है उसकी जो टॉप का सरफेस है उस पर क्या डायग्राम बनेगा, कौन सा डायग्राम बनेगा, हमेशा सर्कल बनेगा, ठीक है। आपसे इस सर्कल के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, या तो इस सर्कल की क्या पूछी जाएगी, रेडियस, और या इस सर्कल की क्या पूछा जाएगा, सेंटर। देखो मैं आपको इस डायग्राम में समझाता हूँ सारी कहानी। ये बच्चों क्या है, स्फीयर का सेंटर है। ये क्या है बच्चों, सी, सी का मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ स्फीयर। अभी समझ आ जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, चीजें सारी हमने सीखी हुई है, बस डायग्राम के माध्यम से आपको ये समझा दूंगा कि होता क्या क्या है। ये सर्कल है तो ये बच्चों क्या मान लो, ओ, ओ किसका सेंटर मान लो, सर्कल का। और ये सर्कल का सेंटर है तो बच्चों ये क्या आ गई, सर्कल की रेडियस, स्मॉल आर क्या मान लो आप, रेडियस, किसकी रेडियस, सर्कल की। और एक कैपिटल आर मान लो इसको, ये कैपिटल आर क्या होगी, रेडियस, लेकिन किसकी, वो स्फीयर की, किसकी बच्चों, स्फीयर की। अब एक चीज और रहेगी, एक क्या रहेगी पता है, ये ओ से लेके सी बच्चों, ओ से लेके सी, यानी कि इसको मैं डी नाम दे देता हूँ एक बार, इसको मैं एक बार डी नाम दे देता हूँ, ठीक है। ओसी को मैं डी नाम दे रहा हूँ। ये ओसी क्या है पता है, ये ओसी क्या है, इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चों। इस प्लेन, ये जो प्लेन है ना, ये जो नाइफ वाला, इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, या आप कह लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर, किसका सेंटर, सी, ये जो स्फीयर का सेंटर है, कहां से, फ्रॉम दी प्लेन, प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया है ना, तभी तो ये आएगी, ठीक है। तो ये जो डी है यानी ओसी है, ये कैसे निकालोगे आप, सेंटर, स्फीयर का जो सेंटर है उसकी जो प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो निकालना आपको आता ही है। तो बताओ पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इस ट्रायंगल के अंदर। आर स्क्वायर किसके इक्वल हो गया बच्चों, डी स्क्वायर प्लस में स्मॉल आर स्क्वायर। आपको आर निकालना है तो वो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर। आपको क्या निकालनी है बच्चों, इसकी सर्कल की रेडियस निकालनी है, ठीक है, निकल जाएगी। आर आपको निकालना आता ही है, स्फीयर की इक्वेशन दे रखी होगी तो रेडियस तो आपको निकालना आता ही है। टी क्या होता है, स्फीयर का जो सेंटर है और जो इक्वेशन आपको प्लेन की दी होगी उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डी। अब एक बात हो रहा है कि सर हमारे से ओ के कोऑर्डिनेट पूछ ले, यानी कि सेंटर पूछ ले, किसका, सर्कल का, सेंटर के कोऑर्डिनेट पूछ ले। आप एक बात बताओ, सर्कल जो है ना, सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है बच्चों, इस सेंटर से जो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर डाला गया है उसका फुट तो है, यानी कि ये क्या है आपका, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। जो बच्चों सर्कल का सेंटर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जो ड्रॉ किया गया है कहां से, फ्रॉम सी ऑन दी प्लेन, ठीक है। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर का भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सब कुछ समझाया ना, वो सारी चीजें देखो यहाँ पे काम आ जाएगी। अब मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूँ कि पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है। ये प्लेन है और ये इस स्फीयर को कट करता है, तो एक सर्कल में कट करेगा, उसकी रेडियस बताओ, सिर्फ रेडियस पूछी है बच्चों। सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला बोलो क्या होता था, आर स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर, वेयर आर क्या होती है, आर होती है बच्चों रेडियस, किसकी, जो ये स्फीयर आपको दे रखा है इतना बड़ा स्फीयर, इसकी रेडियस है ये, ठीक है। और जो डी होती है ना वो क्या होती है, याद करो, डी क्या होती थी, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर सी, कहाँ से, फ्रॉम दी प्लेन। जो ये प्लेन दिखाई दे रहा है इस प्लेन की स्फीयर के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मुझे बता दो, पहले तो सेंटर निकालना पड़ेगा, कितना है सेंटर बताओ, एक्स का कोफिशिएंट उसका हाफ और नेगेटिव साइन 1/2, और वाई तो है ही नहीं, और जेड का कोफिशिएंट 1 है उसका हाफ करके और साइन क्या कर दो बच्चों, नेगेटिव। ये तो सेंटर हो गया, सेंटर हो गया तो रेडियस भी बता दो, कैपिटल आर, इसका स्क्वायर करो,
इसका स्क्वायर करो और -2 है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों +2। 1/2 + 2 5/2 यानी कि √5/2 आ गई। कितनी आ गई बच्चों √5/2। तो अब मेरे को निकालना है क्या डी। डी बोलो डी क्या होता है, जो ये सेंटर आपने निकाला है ना 1/2 0 और -1/2 इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है बच्चों कहाँ से, प्लेन से। ये रहा प्लेन की इक्वेशन x + 2y - z - 4 = 0। तो डी बोलो कितना आएगा, x की जगह लिखो 1/2, y तो 0 है, z ये -z है और प्लस प्लस हो जाएगा ना ये, और ये क्या है बच्चों -4 और नीचे क्या आएगा आपका 1 + 4 + 1। आंसर कितना आ गया फाइनली बोलो 1/2, 1 में से 4 गया यानी कि 3/√6 आ जाएगा। ये क्या आ गया आपका 3/√6। तो आपको स्मॉल आर निकालना है, ये लो निकल जाएगा। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी बताओ 5/2, होल स्क्वायर करोगे तो 5/2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 3/6, 3 क्यों 9/6 आएगा ना, क्या आएगा बच्चों 9/6। तो इसको सोल्व कर लो, इसको भी 6 बना लो, 3 से क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया ना। तो ऊपर कितना आ गया 6/6 और 6/6 कितना होता है 1। आंसर कितना आएगा आपका 1 आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन और करा रहा हूँ, सेम ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे वो भी। अब देखो ये क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, आपको रेडियस निकालनी है उसी सर्कुलर सेक्शन की। ये स्फेयर है। अच्छा ये स्फेयर देखो ये कैसा स्फेयर है, आर वेक्टर क्या होता है आपका xi कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इसका क्या कह रखा है मॉडुलस। आर वेक्टर का मॉडुलस बच्चों क्या होता है √(x² + y² प्लस में z², और ये वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 5। तो यानी कि x² + y² + z² इक्वल टू कितना आ गया 25 आ गया है ना। ये स्फेयर है, अब की बार बस फॉर्म दूसरी दे दी लेकिन है स्फेयर ही। अच्छा ये स्फेयर है तो इसका सेंटर बोलो, सेंटर सी क्या होता था आपका 0 0 0 ओरिजिन, और रेडियस कितनी है इसकी 5 है ना, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है आपको, सीधा ही पता लग गया अपने को। और ये क्या है बच्चों, ये एक प्लेन है। प्लेन की इक्वेशन बोलो x + y + z - 4√3 = 0। पहले हम क्या निकालेंगे, इस सेंटर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे कहाँ से, इस प्लेन से, और वो क्या होती है d x + y + z - 4√3 = 0। तो d बोलो कितनी आ गई, 0 0 पुट करोगे तो यही बचेगा सिर्फ, और नीचे क्या आएगा 1 + 1 + 1 यानी कि 4√3/√3। तो ये कितनी आ गई 4 आ गई। तो आपको स्मॉल आर निकालनी है। स्मॉल आर क्या होती है कैपिटल R² - D², R² यानी कि 25, इसका स्क्वायर करोगे यानी कि 4 का स्क्वायर √9। तो आंसर कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। ठीक है, स्फेयर के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना आपसे वो ज़्यादातर ऐसे पूछे जाएंगे। तो इतने क्वेश्चन आप कर लो। 98 क्वेश्चन में हमने लगभग कोशिश की है कि 3D का हर एक कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है वो हमने कवर किया है।